नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज राष्ट्र की बात में बात करेंगे काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन किया। भव्य और दिव्य समारोह में पीएम ने कॉरिडोर का लोकार्पण किया। यूपी चुनाव से ठीक पहले हुए इस समारोह पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इशारों में इस कार्यक्रम का श्रेय लेते हुए हिंदू वोटरों पर एक तरह से ध्यान भी केंद्रित किया। हालांकि इस बीच समाजवादी पार्टी ने भी कॉरिडोर का श्रेय लेने की कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ याद होगा आपको, कल जयपुर में राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व में अंतर बताकर सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ने की कोशिश की थी। इसीलिए लगता ऐसा है यूपी चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में धर्म युद्ध शुरू हो गया है। पहले आपको आज जो इस कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, भव्य समारोह हुआ, उसकी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गंगा स्नान भी किया। गंगा का जल अपने हाथों में लेकर काशी विश्वनाथ भगवान पर उन्होंने अर्पण किया। पीएम ने भोजपुर में इस काम का श्रेय भगवान को दिया। ये देखिए, ये तस्वीरें जब गंगा में डुबकी लगाई प्रधानमंत्री ने रिवाज के साथ में, और उसके बाद जो उनका भाषण था उसकी भी जरा एक झलक सुनिए। ये जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है। ई विश्वनाथ धाम तो बाबा आपन आशीर्वाद से बनेले हुअन। उनकर इच्छा के बिना का कोई पत्ता हिल सकेला? कोई कितना बड़ा हवे तो अपने घरे का होइए, बोलिए तबे कोई आ सकेला, कुछ कर सकेला। आज समय का चक्र देखिए, आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं। और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। साथियों, काशी के बारे में मैं जितना बोलता हूं उतना डूबता जाता हूं, उतना ही भावुक हो जाता हूं। काशी शब्दों का विषय नहीं है, काशी संवेदनाओं की सृष्टि है। तो ऐसा लगा कि वाकई अब जाहिर है चुनाव है, तो चुनाव से पहले जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम होगा, ऐसा कोई बयान आएगा, नेता कुछ बोलेंगे, चुनाव से जोड़कर देखा जाएगा। इसीलिए आज कल राहुल गांधी का जो बयान आया था वो भी फिर से याद आ गया। जयपुर में राहुल गांधी ने हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को निशाने पर लिया था और हिंदू और हिंदुत्ववादियों में फर्क बता दिया था। आज जब बहस हो रही है तो जरा वो बयान भी सुनिए। हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी, ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। तो यूपी चुनाव से ठीक पहले हिंदू, हिंदुत्व और धर्म, इस पर लग रहा है खूब जंग छिड़ी हुई है। इसीलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, यूपी के धर्म युद्ध में इस समय कौन आगे है? बड़ा सीधा सवाल। और राष्ट्र की बात में आज मेरे मेहमान बीजेपी से राकेश त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी, पॉलिटिकल एनालिस्ट संगीत रागी जो कि आरएसएस के विचारक भी हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर आशुतोष। इनके साथ ही सीधे काशी से मेरे साथ मेरे सहयोगी सुकेश रंजन और राजीव रंजन भी जुड़ने वाले हैं। पहले सुकेश आपके पास आ रहा हूं। सुकेश, पहले भी आपने काशी देखी है, आज चुनाव से पहले जब आप वहां पहुंचे और पूरा कार्यक्रम आपने देखा,
क्या आपको वहां की आबो हवा में चुनाव की कुछ सुगंध, कोई खुशबू, कोई महक आ रही है क्या सुकेश? माना कि काशी है, बनारस है और बहुत राजनीतिक लोग हैं यहाँ के, तो इनको राजनीति से इतर करके देखना ठीक नहीं होगा। तो राजनीति की खुशबू, मैं खुशबू शब्द जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, राजनीति की खुशबू आपको उसका एहसास आपको होगा। ये अकस्मात ऐसा कोई कार्यक्रम बना लिया गया जिसमें मोदी जी आ गए, जिसमें योगी जी आ गए, जिसमें सारे मुख्यमंत्री को बुला लिया गया, ये अकस्मात नहीं हुआ है। ये एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल डिसीजन है जिसमें एक नैरेटिव सेट करना है, बिल्ड करना है। और जिस हिंदू और हिंदुत्ववादी छवि की बात राहुल गांधी करते हैं, उस पे जाने में बीजेपी को कोई गुरेज भी नहीं है। बीजेपी के मूल में हिंदुत्व है, वो अपने आप को हिंदू पार्टी के तौर पे स्टैब्लिश कर चुकी है। वो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबकी बात नरेंद्र मोदी करते हैं। लेकिन बीजेपी अपने आप को हिंदूवादी पार्टी करने से गुरेज भी नहीं करती है, ये सबको मालूम है। तो वो अगर उनके प्लैंक पे खेलना चाहते हैं विपक्षी, तो दे मोस्ट वेलकम। बीजेपी के लिए तो बड़ा अच्छा विन-विन सिचुएशन है। अब मैं जब बात कर रहा हूँ, ये देखिए हर हर महादेव की गूंज आपको सुनाई दे रही है। हाँ, दिखाइए जरा सुकेश, अगर पॉसिबल है कैमरामैन से कहिए, अगर दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए थोड़ा नजारा, हमारे दर्शक भी देख लें। काशी नहीं का मुश्किल है। काशी विश्वनाथ यहाँ से नहीं दिखा पाऊंगा, गलियों के माध्यम से जाना पड़ता है वहाँ। लेकिन आप जो हमारी बाईं तरफ देख रहे हैं, ये गली आपको सीधे दशाश्वमेध घाट पे ले जाएगी। वो करीब 500 मीटर दूर है, आधे किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ आज की तारीख में जो एक टाइटल दिया गया भव्य काशी, दिव्य काशी, उसको चरितार्थ करने की कोशिश है, लेकिन एक पॉलिटिकल कलर के साथ है। उसको पॉलिटिक्स से इतर करके देखना बहुत मुश्किल है। और जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये 2022 की जो जंग है, उसको देखते हुए इस पूरे कार्यक्रम को क्राफ्ट किया गया है। और उसका कहीं ना कहीं लेना 2024 से है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात से यहाँ आए थे पहली बार 2014 में, तब भी ये सोची समझी रणनीति के तहत था। बनारस, वो गुजरात से भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बनारस से भी चुनाव लड़े। और बनारस इसलिए चुना क्योंकि ये पूरे पूर्वांचल को प्रभावित करता है। 80 सीटें हैं पूरे पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश में पूरे पूर्वांचल को, बिहार को एक मैसेज देना था। और वही कोशिश आज भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये कार्यक्रम, और 2 दिनों का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम को इतना भव्य बना देना कि हर तरफ आज पूरे चैनल पे आप देखेंगे यही कार्यक्रम चल रहा है। इसको एक बहुत बड़ा रूप दिया गया है और उसको एक तरीके से आत्मसात किया बीजेपी और उसके तमाम कार्यकर्ताओं ने कि वो उठ के खड़े हो गए हैं। उनको लगता है कि एक आह्वान है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। लेकिन बनारस जो सांस्कृतिक राजधानी एक तरीके से कहिए देश की, तो बनारस का एक अपना मिजाज भी है। वो मिजाज ये है कि काशी विश्वनाथ के ठीक बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है, मेरे ठीक सामने एक यहाँ चर्च है। ये सब 500 मीटर की दूरी पे हैं। तो ये है बना रहे रस जिसका, वो है बनारस। तो ये इसकी सांस्कृतिक विरासत रही है और इस विरासत के साथ काशी को आगे चलना है। क्या ये संभव हो पा रहा है? क्या उसमें कोई फूट पड़ रही है? क्या इसको लेके विपक्षी हमलावर होंगे, हावी होंगे नरेंद्र मोदी पे? लेकिन नरेंद्र मोदी जो कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी जो कोशिश कर रही है, और योगी जी और नरेंद्र मोदी की डुओ जो कोशिश कर रही है, उनकी कोशिश यही है कि कुल मिलाकर एक लार्जर वोट बैंक के तौर पे एक हिंदू समाज को एकजुट किया जाए। और इसको एक सांस्कृतिक परिवर्तन के तौर पे तो देखा ही जाए, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक वोट बैंक के कंसोलिडेशन के तौर पे भी देखा जाना चाहिए। ठीक है, ओके। राजीव रंजन मेरे सहयोगी, उनको भी मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, वो भी जरा दिखाएंगे, क्योंकि आज काशी बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई है। राजीव रंजन जुड़े, उससे पहले आशुतोष एक कमेंट में आपका भी चाह रहा हूं। आशुतोष, क्या आप भी आज के इवेंट को चुनाव से जोड़कर देखेंगे, या फिर जैसा बीजेपी कह रही है हम चुनाव से जोड़कर धर्म का कोई काम नहीं करते? 3000 वर्ग फीट का ये जो एरिया हुआ करता था, इसको हमने 5 लाख वर्ग फीट का पूरा कैंपस बना दिया है। सालों साल सरकारें आई और चली गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का बिल्कुल कायाकल्प बीजेपी ने किया, क्योंकि वो वाकई धर्म में विश्वास करती है, हिंदुओं के लिए काम करना चाहती है। आशुतोष।
जब आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म में विश्वास करती, तो आप ये मान के चलते हैं शायद कि हिंदुस्तान के बाकी लोग जो गैर भाजपाई हैं वो धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। तो ये तर्क ही अपने आप में बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी तर्क है। हमारे हिंदू धर्म में तो जो लोग भगवान शिव में भी आस्था नहीं रखते वो भी हिंदू हैं। नहीं, ये बीजेपी का तर्क है। वो ये कहती है किसी ने ध्यान नहीं दिया इस कॉरिडोर पे, हमने दिया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की ये राजनीति है, राजनीति करना चाहिए। मेरा तो अपना यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी का प्रतीक है, क्योंकि अगर 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने तो 5 साल एक सरकार है, और 5 साल की सरकार को यह कहना चाहिए कि उनकी उपलब्धियां क्या है। उन्होंने बेरोजगारी के मसले पर क्या काम किया, महंगाई के मसले पर क्या काम किया, उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले पर क्या काम किया है, लोगों की शिक्षा को लेकर क्या काम किया है। अभी आपको याद होगा कि कम से कम बेंगलोर की एक रिपोर्ट आई थी जिसने कहा था कि गवर्नेंस के मामले में भारतीय जनता पार्टी यूपी की सरकार सबसे निचले पायदान पे है, बिहार के ऊपर सिर्फ थोड़ी सी है। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट है जिसने कहा कि जो सबसे गरीब राज्य हैं उन सबसे गरीब राज्यों में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी चाहती है आने वाला चुनाव धर्म पर हो, धर्म युद्ध जिसे मैं कह रहा हूं, यूपी के धर्म युद्ध में कौन आगे? क्योंकि राहुल गांधी का कल का बयान वो तो राहुल ने खुद दिया है, हिंदू और हिंदुत्ववादी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे तो पूरा कैंपेन मैंने उनका देखा था, और सिर्फ असम में एक जगह थी जहां पे उन्होंने धर्म की बात की थी। बाकी पूरा का पूरा कैंपेन उन्होंने विकास के मसले पर लड़ा था। और अगर आप गूगल करेंगे तो आपको असम का वो उनकी स्पीच मिल जाएगी जहां पे उन्होंने सिर्फ एक बार उसका जिक्र किया था। अगर 2014 से 2021 7 साल के बाद अगर धर्म के इस्तेमाल की जरूरत पड़ रही तो इसका मतलब यह कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक गहरे संकट में है, और गहरे संकट से निकलने का रास्ता उसको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, इसलिए मुझे राकेश त्रिपाठी से जवाब लेना पड़ेगा, उसके बाद मेरे सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ गए। मुझे कंप्लीट कर लेना। अच्छा, ओके, मानस पिछले 15 दिनों के अंदर आपने देखा किस तरीके से मथुरा के सवाल को खड़ा करने की कोशिश की गई है, और मथुरा के सवाल पे अयोध्या पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो बहुत साफ तौर पे कहता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हिंदुस्तान के संविधान का फंडामेंटल वैल्यू है, और उसको उन्होंने जोड़ा है किससे? बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को अगर आप टच करते हैं तो हिंदुस्तान के बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को टच करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई लोग, यहां तक कि उप मुख्यमंत्री तक ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जो कोशिश की है, वो दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में अगर 2022 में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनानी राकेश है त्रिपाठी, तो वो निश्चित तौर पर धर्म के रास्ते से ही बन सकती है, दूसरे किसी रास्ते से नहीं बन सकती। ओके, राकेश त्रिपाठी, आप चुनाव हार रहे हैं इसीलिए धर्म का सहारा ले रहे हैं, इसीलिए बड़ा बड़ा आप ये इवेंट कर रहे हैं। मैंने ये और नहीं बाकी कहा कि मुद्दों भारतीय जनता पार्टी हार रही है। मतलब हार रहे से मेरा मतलब आप मुश्किल में संकट। मैं समझ गया संकट में है राकेश त्रिपाठी, इसीलिए धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है। जवाब दीजिए। बात को झुठलाने का प्रयास करते हैं कि औरंगजेब इस देश में आकर के औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को धूल-दूषित करने का प्रयास किया था। क्या ये ऐतिहासिक सत्य नहीं है? क्या ये तथ्य नहीं है? क्या ये तथ्य नहीं है कि मीर बांकी अयोध्या आया था और अयोध्या आकर के बाबर के नाम पर उसने एक ढांचा खड़ा करने का काम किया था और प्रभु श्री राम के मंदिर को धूल-दूषित करने का काम किया था? क्या ये सत्य नहीं है कि मुगल आक्रांता हो या ब्रिटिशर्स से हो, भारत की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने के लिए भारत के मठ मंदिरों पर इस प्रकार के प्रहार करने का काम किया था? क्या यह सच नहीं है कि भारत की सांस्कृतिक चेतना के इन केंद्रों को तोड़ करके भारतीयों को गुलाम बनाने का, एक मानसिक तौर पर गुलाम बनाने का एक चक्र हमेशा रचा गया था? लेकिन आज हम जब मानसिक तौर पर इनसे आजादी पाने का प्रयास कर रहे हैं, हम अपनी सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने का काम कर रहे हैं, हम अपने स्वाभिमान को आज पुनर्जागृत करने का काम कर रहे हैं, तो इस बात को लेकर के पीड़ा क्यों हो रही? महंगाई पर बिल्कुल बात होनी चाहिए, विकास पर बिल्कुल बात होनी चाहिए, रोजगार पर बिल्कुल बात होनी चाहिए, लेकिन क्यों काशी विश्वनाथ पर बात नहीं होनी? क्यों अयोध्या के राम मंदिर पर बात नहीं होनी चाहिए? क्यों हमारी सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना के केंद्रों पर बात नहीं होनी चाहिए? क्यों आप केवल उदर पूर्ति पर ही ध्यान रखते हैं? क्यों आप इस हमारे मानस के विकास के बारे में बात नहीं करना चाहते? मानस जी, मानस के विकास को छोड़ करके केवल उधर के विकास से देश समृद्ध नहीं हो सकता, देश फिर गुलाम होगा अगर इसी प्रकार की चेतना लेकर के चलेंगे जिस चेतना का जिक्र आशुतोष जी कर रहे हैं। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये मसला केवल चुनाव का नहीं है, ये मसला हमारे वर्षों वर्ष तक हमारी दास्ता का, तो हमको गुलाम बनाने का प्रयास किया गया था मानसिक तौर पर, उससे आजादी पाने का। ओके, राकेश त्रिपाठी छोटा सा जवाब और दीजिएगा, उसके बाद पहले जरा राजीव रंजन थोड़ा काशी की तस्वीरें दिखाएंगे, फिर डिबेट पर लौटूंगा। छोटा सा सवाल मेरा ये है, मतलब आप कह रहे हैं ना, मान रहे हैं ना कि आप आने वाले चुनाव में इसे मुद्दा बनाएंगे, अपनी सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक धरोहर के औरंगजेब ने, मुगलों ने क्या किया,
उसके बाद बाकी पार्टियों ने क्यों नहीं किया जो आपने किया, यह मुद्दा रहेगा ना? ये केवल चुनावी मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको अपने हमेशा राजनीतिक अपनी प्रतिबद्धता के रूप में मानती आई कि भारत के जो भी सांस्कृतिक चेतना के केंद्र हैं, जो भी हमारी आध्यात्मिक विरासत के केंद्र हैं, उनको समृद्धशाली किया ही जाना चाहिए। ठीक है, ओके। भारत की पहचान है, भारत की पहचान है, और भारत ओके, की ऑल पहचान राइट, को हम ठीक है, ओके। एक सेकंड राकेश त्रिपाठी, राजीव रंजन के पास लेके चल रहा हूं। और राजीव रंजन देखिए माइक लेके चल पड़े हैं, जैसे माहौल क्या है में निकलते हैं। राजीव, पहले तो मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूं, थोड़ा तस्वीरें दिखाइएगा। मुझे पता है आज पूरे देश की नजरें काशी पर हैं, तस्वीरें दिखाइएगा और थोड़ा बताइएगा राजीव कि आप तो कई बार काशी गए हैं, आज जब गए हैं तो कितनी बदली हुई लग रही है काशी आपको पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले? राजीव तक आवाज नहीं जा रही है। राजीव रंजन को दोबारा फोन लगाइए जरा, उनके पास फिर जाता हूं अभी थोड़ी देर में, क्योंकि ये तस्वीरें जो आपको लाइव मिल रही हैं काशी से बहुत दिलचस्प तस्वीरें हैं। एक सेकंड में आ रहा हूं। घनश्याम तिवारी, ओके, राजीव जुड़ गए। घनश्याम एक सेकंड, फिर पॉलिटिकल डिबेट कंटिन्यू कर लेंगे। राजीव अगर सुन पा रहे हैं तो जरा तस्वीरें दिखाइए नई काशी की, बदली हुई काशी की, और बताइए आपका अनुभव क्या है, कितनी बदली है काशी, क्योंकि आप कई बार गए हैं पिछले कई सालों में। राजीव। देखिए, आवाज़ तो बहुत मानक मेरी आपको सुनाई नहीं दी, लेकिन मुझे अंदाज़ा यही है कि आप यही पूछे होंगे कि कितनी बदली काशी या क्या माहौल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप राजनीतिक पंडितों से जो बातचीत कर रहे हैं उसमें ये अच्छा हुआ बुरा हुआ, एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भगवा पहन करके मंदिर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इसका विश्लेषण हो रहा हो, लेकिन इस बेफिक्र बेपरवाह प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर के बाद गंगा के तट पर दशाश्वमेध घाट जिसको ये कहते हैं, देखिए यहाँ फूलों से पूरी तैयारी कर दी गई है, छतरियाँ सब बिल्कुल लाइटिंग हो चुकी है। 7 और 9 की आरती होती है, 9 लोग आरती करेंगे जो बड़े पैमाने पर होगी। बजट में बैठेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ भाजपा के नेता लोग रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, और ये 45 मिनट तक माहौल यहाँ पर बनाने का काम होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजनीति की दृष्टि से इसकी मीमांसा कैसी की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ दशाश्वमेध घाट पर आरती देखने और करने का कार्यक्रम कई बार किया है, आपने देखा होगा। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के जब चुनाव होने हैं तो ये तो पहले से प्री प्लान था। जो 2018 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनना शुरू हुआ तो उस वक्त के अधिकारियों को ये कहा गया था कि इसे किसी भी कीमत पर 2021 खत्म होने के पहले इसे तैयार होना होगा फर्स्ट फेज को, और वो तैयार हो गया। ठीक इसी तरह राम मंदिर के निर्माण में लगे लोगों को ये बता दिया गया है कि 2024 का चुनाव है तो 2023 के दिवाली के बाद कभी भी राम मंदिर का फर्स्ट फेज का काम पूरा हो जाना चाहिए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी सरकार की, योगी आदित्यनाथ सरकार की रणनीति बहुत पहले से रहती है। मैं तो बार बार कह रहा था कि विपक्ष इसमें ना ढूंढे कि योगी आदित्यनाथ ने विकास की किस परियोजना की शुरुआत की थी और किसमें शिलान्यास किया और लोकार्पण किया, वो इसकी काट ढूंढे कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ कहेंगे कि हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। विपक्ष को इसकी काट ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि यही उनका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है जो उन्होंने दिसंबर के महीने में चल दिया है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया राजीव। मुझे पता है कि आवाज भी नहीं आ रही है और आपको जाना भी है। ओके, घनश्याम तिवारी, ऐसा लगता है चारों खाने चित कर दिया बीजेपी ने, सीएम पीएम ने विपक्ष को, तभी अखिलेश यादव को भी यह कहना पड़ा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो सबसे पहले हम ही ने अप्रूव किया था। हाँ, यह हमारा ही आइडिया था। घनश्याम तिवारी। नमस्कार मानक जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और दर्शकों को। भारत के टैक्स पेयर्स के पैसे से इतने बड़े बड़े इश्तिहार देने वाली सरकार, जो भारत के टैक्स पेयर से प्रसार भारती के माध्यम से 20 कैमरे लगा करके प्रधानमंत्री जी को इस तरीके से प्रस्तुत कर रही है जैसे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गौण हो गए हैं। ऐसे में अगर आप काशी की तस्वीर, वाकई एक दिन के इवेंट से काशी की तस्वीर मापना चाहें तो वाकई काशी में बहुत उत्साह है, सभी जगहों पर उत्साह है। लेकिन अगर आप केवल 1 साल का पैमाना उठा लीजिए, जहां पर पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी की मृत्यु हो गई, वो मदद की गुहार लगाते रहे, वो 2014 में प्रधानमंत्री जी के प्रपोजर थे, उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई। काशी में एक ऐसा अस्पताल नहीं है जो सुचारू रूप से चल रहा है जहां पर पेशेंट्स के लिए फीस कम हुई हो।
इनफैक्ट आप जो भी दवाइयां उठाइए उन दवाइयों की कीमत बढ़ी है। अगर आप काशी के स्कूलों का लीजिए, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लीजिए, काशी में अपने आप को महान कहला पाना थोड़ा मुश्किल है। वो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, वहां पर मदन मोहन मालवीय जी का इतना बड़ा काम किया हुआ है कि वहां पर कोई एक इवेंट मैनेजमेंट करके स्वयं को महान कहलवा ले, वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लीजिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से बेटियों ने प्रदर्शन किया उसके ऊपर कुछ कार्रवाई ठोस नहीं हुई। आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दुनिया के किसी भी सर्वे में 800 से बाद उसका नंबर आता है। जहां से प्रधानमंत्री 7-8 साल से रहे हैं, वहां पर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 1-10 अंक भी ऊपर नहीं गई। अब मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। आप बोलने दीजिए जितना आपने राकेश जी को समय नहीं, मैं पूरा टाइम दे रहा हूं आपको, लेकिन आपने पूरी बात कही। मैं कह रहा हूं मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। मैंने छोटा सा सवाल पूछा कि अखिलेश यादव बाकायदा ये जो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में बिल्डिंग्स का एक्विजिशन शुरू हो गया था, ये हमारी सरकार में पूरा प्रोसेस चालू हुआ था, मतलब क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। इसका मतलब आपको इस पर कोई दिक्कत नहीं है ना? ये इतना बड़ा जो आज 5 लाख स्क्वायर फीट का ये बन के तैयार हो गया पूरा कॉरिडोर, आप भी क्रेडिट ले रहे हैं ना इसका? देखिए, एक होता है सर्वांगीण विकास कि आपकी 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों से आप विकास कर रहे हैं। एक होता है अंगूठा छाप विकास कि आप सिर्फ एक तरफा विकास कर रहे हैं, आप अपने इवेंट का प्रचार कर रहे हैं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में 80% जितना इस कॉरिडोर पे खर्चा हुआ है उससे अधिक इस सरकार ने सिर्फ इश्तेहार और प्रधानमंत्री जी की इस तरह की तस्वीरें जारी करने में पैसे खर्च कर दिए। तो ये अंगूठा छाप विकास है। इसमें आप उत्साहित हो सकते हैं कि सरकार आपकी आस्था को गाढ़ा कर रही है। लेकिन अगर इसी काशी में प्रधानमंत्री कह दे कि इन्हीं के सर्वे कहते हैं कि 75% बच्चों को स्कूल की शिक्षा मुहैया नहीं है क्योंकि कोविड के समय स्कूल बंद रहे, इसी काशी में जहां हमने लैपटॉप बांटे, ये बता दे कि 10 बच्चों को भी लैपटॉप दिया हो, अगर सरकार की प्राथमिकता बच्चे नहीं है, वो माँ बाप नहीं है जो आज फीस नहीं दे पा रहे हैं, सरकार की प्राथमिकता महंगाई नहीं है, सिवाय उन लोगों के जो दिए जला पा रहे हैं, उन घरों में भी झांकिए जिनके दिए बुझ गए हैं, जो आपकी महंगाई की मार में, आपकी बेरोजगारी की मार में जीवन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि मुट्ठी भर अमीर उन्हें चुनाव जिता देंगे और एक इवेंट उन्हें चुनाव जिता देगा, तो ऐसे में उन्हें यह कहने की क्या जरूरत है? मुट्ठी भर अमीर आपने क्यों कहा? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आपको लगता है सिर्फ मुट्ठी भर अमीर आएंगे, गरीब आदमी नहीं आएगा? क्योंकि इस देश में 97% लोग तो गरीब हुए हैं, 3% लोग अमीर हुए हैं। ये सरकारी आंकड़े भी कहते हैं, सीएमआई की रिपोर्ट भी कहती है। तो अगर इस देश में काफी गुस्से में लग रहे हैं घनश्याम तिवारी आज, इसे बार बार एक इवेंट बताने के साथ साथ इसे अंगूठा छाप विकास बता रहे हैं। अंगूठा छाप विकास। राकेश त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं, बोलिए राकेश त्रिपाठी, ये अंगूठा छाप विकास करके आप सिर्फ चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, असल मुद्दों पे नहीं आ रहे आप। 300 करोड़ रुपए खर्च करके सैफई में इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले अपने गांव में अपने परिवार का मनोरंजन करने के लिए उत्तर प्रदेश के टैक्स पेयर्स की गाढ़ी कमाई को खर्च कर देने वाले अखिलेश यादव जी को आज ये इवेंट दिख रहा होगा। लेकिन आज जब 10 लाख से ज्यादा दिए बनारस के लोग जलाएंगे ना, तो ये बनारस के लोगों के लिए इवेंट नहीं है, उनकी आस्था से, उनके प्राण से जुड़ा हुआ विषय है। आज पूरे देश भर के शिवालयों में, पूरे देश भर के शिवालयों, सभी ज्यादा ज्योतिर्लिंगों में आज जिस तरह का जश्न का एक वातावरण है, एक महोत्सव का वातावरण है, ये केवल नृत्यांगनाओं को बुला करके नृत्य करके अपने मन को आमोद प्रमोद में डुबा लेने का विषय नहीं है। कि हमने कहा ना कि हमारी आध्यात्मिक चेतना। ओके, ऑल राइट, संगीत रागी। मैं एक वाक्य में जवाब दे देता हूं। मैं एक वाक्य में बोलिए जीएसटी। देखिए, आजादी भीख में मिली कंगना राणावत के बयान पर ताली बजाने वाले लोग किसी एक इवेंट में किसी आर्टिस्ट का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन यही लोग उसी इवेंट में बैठ करके आज आजादी भीख में मिली इस पे ताली बजा रहे थे। जो मैंने आंकड़े दिया, 446 करोड़ 446 करोड़ 72 लाख रुपए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन में खर्च किए जाने थे, प्रोग्राम में खर्च किए जाने थे, इस कॉरिडोर में तो उससे कम खर्च हुआ। ओके, संगीत रागी दोनों का जवाब चाह रहा हूं मैं। पहले आशुतोष और उसके बाद घनश्याम तिवारी का जवाब दीजिएगा। संगीत रागी पहले घनश्याम तिवारी का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं अंगूठा छाप विकास है, ये चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं आप। मुझे लगता है कि इस प्रश्न का कोई प्रश्न उत्तर देने लायक नहीं। दूसरी बात, कुछ बौद्धिक लोग अपने आरोपित कुंठा के शिकार, और आज हम जिक्र कर रहे हैं, हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जिक्र कर रहे थे। एक वरिष्ठ पत्रकार आपके चैनल पर बैठे हुए हैं, वो महंगाई पर विकास की बात करते। कल जब प्रधानमंत्री सरयू नहर का उद्घाटन कर रहे थे, तब भी वो वरिष्ठ पत्रकार अपनी कुंठा में ट्वीट किए जा रहे थे। तो इस स्व आरोपित कुंठा का कोई उपाय नहीं है। जहां तक इसका है, दो महत्व है।
एक तो आप याद होगा कि प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी 2014 में बनारस से चुनाव लड़े थे तो उन्होंने कहा था काशी से भारत के सांस्कृतिक उद्घोष का नवजागरण होगा। हिंदू समाज का 3 संकल्प था कि 3000 से ज्यादा मंदिरों को मुसलमान आताताइयों और बर्बरों ने तोड़ा है। सबका उद्धार न हो तो कम से कम 3 का उद्धार तो जरूर होना चाहिए। तालिबानी मानसिकता ने ही तोड़ा था उन मंदिरों को। अयोध्या का उद्धार हो चुका है। मुझे लगता है कि अयोध्या का पूर्ण उद्धार हुआ है। काशी का पूर्ण उद्धार से पहले का पहला प्रयास, पहला कदम बढ़ चुका है। जिस भव्यता में काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, प्रथम चरण का निर्माण हुआ है, द्वितीय चरण के पश्चात मुझे काशी का लगता है कि पूर्ण उद्धार होने का संकल्प भी पूरा हो जाएगा। और हिंदू समाज ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि मथुरा में उसके भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर आताताइयों द्वारा आरोपित मस्जिद खड़ी रहे। दुनिया में कोई भी स्वाभिमानी समाज ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मेरे मित्र कह रहे थे कि वो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सर, ये हमेशा परिभाषित होते रहता है, ये समय के अनुसार बदलता है। यह हिंदू समाज को इससे बड़ा चोट पहुंचाने वाला और कोई बात हो नहीं सकती थी। पूजा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो हिंदू समाज पर एक बहुत बड़ा करारा तमाचा था। वो कांग्रेस पार्टी जिसके पक्ष में आप रोज आशुतोष बोलते आए हैं, जिसकी रोज पैरविकार करते हैं, रोज राहुल गांधी आपके लिए बड़ा हमलावर हो जाता है। अरे हमलावर कहां से हो जाएगा भाई? इसकी बौद्धिक चेतना ही इतनी छोटी हो, वो कितना बड़ा हमला कर पाएगा। लेकिन थोड़ी सी में ये इतने अति उत्साही हो जाते हैं हमारे मित्र आशुतोष, इनको लगता है कि राहुल गांधी ने कोई बड़ा नैरेटिव खड़ा कर दिया। आज राहुल गांधी का कोई प्रवक्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को भारत की सांस्कृतिक विरासत और भारत के सांस्कृतिक बोध से के प्रति कोई संवेदना नहीं है। उसकी मरी हुई संवेदनाओं के कारण ही है आज भारत की ये हालत हुई है। और वो मरी हुई संवेदनाएं जवाहरलाल नेहरू के साथ शुरू होती है। ने सोमनाथ का उद्धार होने में रोड़ा अपनाया। जिस व्यक्ति ने जिस नेहरू ने अयोध्या के संकल्प को खत्म करने की कोशिश की और जिनके सारे उनके बाद के गांधी और नेहरू परिवार ने यही काम किया, हमारे मित्र आशुतोष उसके प्रवक्ता बनकर के आ जाते हैं। और कई बार तो हमको लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बेहतर प्रवक्ता वो कांग्रेस के लिए होगा। ओके संगीत रागी, एक सेकंड रुकिए, अब एक सेकंड रुकिए, अब देखिए एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, अब रुकिए एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए। मुझे आशुतोष को वैसे भी मौका देना है क्योंकि आपने उन पर तमाम बातें कही। एक ये जो गलतफहमी है मैं थोड़ी सी दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। आपने इतने सारे शोज किए हैं, पता नहीं अभी तक आपकी वो गलतफहमी दूर क्यों नहीं हुई। आशुतोष मेरे ही शो पर बैठकर न जाने कितनी बार राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी सबकी आलोचना कर चुके हैं। तो वो कांग्रेस और राहुल गांधी के प्रवक्ता तो मैं नहीं मानता किसी भी तरह हो सकते हैं। दूसरी बात सुनिए ना, दूसरी बात तो सुनिए। अरे एक सेकंड रुकिए, अरे रुकिए तो सही, एक सेकंड। आप उनको डिफेंड करने दीजिए। नहीं, अरे रुकिए, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं। अरे मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ देखिए एक फैक्ट बता रहा हूं क्योंकि मेरे साथ तो वो हर तीसरे चौथे दिन मेरे शो पर बैठे होते हैं। ये फैक्ट बता रहा हूं। अब मैं एक आशुतोष को मौका दे रहा हूं, फिर सुकेश आपके पास भी आ रहा हूं। आशुतोष मैं चाह रहा हूं जवाब दीजिएगा संगीत रागी का, और साथ ही आशुतोष थोड़ा सा राहुल गांधी के कल वाले बयान पर आशुतोष उसको भी थोड़ा एनालाइज करिएगा कि कल तो फ्रंट फुट पर खेल रहे थे जयपुर में राहुल गांधी, मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं हूं। और आज देखिए जब काशी विश्वनाथ की चर्चा पूरे देश में हो रही है, वो इस चर्चा में बहस में भाग ही नहीं लेना चाहते। आशुतोष मानक, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों का मैं बड़ा धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि वो राष्ट्रीय पटल पर मुझे बहुत सम्मान देते हैं और व्यक्तिगत टिप्पणियों से मुझे नवाजते हैं। ये मेरी लोकप्रियता का प्रमाण है। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। बनारस के बारे में जब बात करेंगे
तो कबीर का चिंतन किए बगैर बनारस पूरा नहीं होता। और कबीर ने क्या कहा है? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वाते तो चाकी बली पीस खाए संसार। यह है बनारस। काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई चनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। यह है बनारस। जो लोग धर्म की बात करते हैं वो कबीर की बात नहीं करते। और औरंगजेब के पुरखों से भी आप जोड़ देते। संगीत प्लीज। बनारस कबीर की नगरी है। उसी कबीर के उसी जगह पे खड़े होकर जब उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों के कट्टरपंथियों को जो तमाचे मारे हैं, ये बनारस वही तमाचा आज हिंदुस्तान के कट्टरपंथियों को अगर नहीं मारा तो आप याद रखिएगा मेरी बात। क्योंकि तुलसीदास क्या कहते हैं? तुलसीदास कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सबनर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत स्तुत नीति। सबनर करई परस्पर प्रीति। तुलसीदास कहते हैं सब नर, वो रामराज वहां पर है जहां सब सबसे प्रेम करते हैं, प्रीति करते हैं। जो नफरत की बात करते हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ जो नाथूराम गोडसे की बात करते हैं, उनको यह बात कभी समझ में नहीं आएगी। दिक्कत यह है, आज कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं मानसिक दासता से गुलामी चाहते हैं। मतलब इसका मतलब यह महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, इन सब लोगों ने इस देश को दास्ता से मुक्त नहीं किया। गुलामी से मुक्त करने के लिए ये लोग आए हैं। ये बनारस वो जगह है जहां औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह ने हिंदुस्तान के तमाम विद्वानों को बुलाया और उपनिषदों का अनुवाद कराया, गीता का अनुवाद कराया। और ये वही औरंगजेब था जिसने अपने भाई दारा शिकोह की गर्दन काटकर उसकी गर्दन को बुर्ज पे लटकाया और उसका जो धड़ था उसको पूरे शहर में चलाया। तो ये फर्क करना पड़ेगा। जब आप मुगल सल्तनत की बात करते हैं तो आपको दारा शिकोह याद आना चाहिए। अगर आपको मुगल सल्तनत की बात करते हैं तो यह भी याद करना चाहिए कि महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला मान सिंह, तो मान सिंह की आलोचना करने की हिम्मत अगर संगीत रागी और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में है तो अपने इस मंच पर कहना चाहिए कि वो मान सिंह की भर्त्सना करते हैं, क्योंकि मान सिंह ने राणा प्रताप से लड़ाई लड़ी। मान सिंह अकबर का सबसे बड़ा स्वामी भक्त हुआ करता था, लेकिन ये नहीं करेंगे। ओके ऑल राइट, ओके। मुझे सुकेश के पास जाना पड़ेगा एक बार। एक सुकेश, संगीत रागी, इसके बाद आ रहा हूं राकेश, आ रहा हूं, एक सेकंड आ रहा हूं। सुकेश, मैं ये चाह रहा हूं जो मैंने अभी मुद्दा उठाया था, अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों इस धर्म के मुद्दे पर इसको कैसे अप्रोच करते हुए आपको दिख रहे हैं? जैसा मैंने पहले बताया, अखिलेश यादव तो इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार ने 2012 से 17 के बीच इसको अप्रूव किया था और बहुत सारे एक्विजिशन भी, अधिग्रहण भी हमने कराए थे उस टाइम। उसके अलावा और कुछ नहीं बोले। राहुल गांधी आज की बहस में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं है, जबकि कल वो हिंदू और हिंदुत्ववादी पर बहस शुरू कर रहे थे। खुद किसी का जवाब नहीं दे रहे थे, खुद उस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेल रहे थे। तो अखिलेश और राहुल, धर्म को लेकर इनकी रणनीति यूपी में आपको क्या दिख रही है सुकेश? देखिए मानक, अभी का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स आप देख लीजिए कैसे बदल रहा है। हम इंडल्ज कर रहे हैं इसमें, और मैं अच्छे से जानता हूं कि बीजेपी को ये सूट करती है बात। बीजेपी को इसलिए सूट करती है क्योंकि वो इसी प्लैंक पे लाना चाहते हैं। वो एपोलोजेटिक नहीं है, वो इस पे खुल के बैटिंग करना चाहते हैं। और जब आप इस प्लैंक पे खेलेंगे तो आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा होंगे। ये कहना अखिलेश का कि ये काम मेरे दौरान शुरू हुआ था, ये कहना कांग्रेस का राम मंदिर के दरवाजे किसने खोले, ताले किसने खोले, वो हमने खोले। तो ये बार बार जो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ना, या तो आप उस तरफ बढ़ जाएं या फिर जो आपकी लाइन है, पॉलिटिकल लाइन, उसको टो करते रहें। अगर आप बीच के रास्ते में होते हैं तो हमेशा खतरा होता है। बीजेपी बीच के रास्ते में नहीं है, नरेंद्र मोदी बीच के रास्ते में नहीं है, योगी आदित्यनाथ बीच के रास्ते में नहीं है। वो कई बार एक्सट्रीम रास्ता अख्तियार करते हैं, एक्सट्रीम पाथ चूज करते हैं। आप देख रहे होंगे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, काशी विश्वनाथ का आज जो एक भव्य कार्यक्रम बीजेपी ने किया और उसका पॉलिटिकल डिविडेंड लेने के प्रयास में है। और इसी बीच आप देखते हैं रह कर, अभी संगीत रागी ने भी कहा, बीजेपी के ही नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं केशव मौर्य, वो काशी और मथुरा की बात पहले कर चुके हैं।
तो वो बड़े अनअपोलोजेटिक हैं इस पे कि हमें इस राह पे अगर जाना है तो जाना है, उन्होंने तय कर रखा है। बाकी लोगों को समझ नहीं आता कि हमें इस राह पे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, वो ऊहापोह की स्थिति में होते हैं और इसलिए बीजेपी को इसमें फ्री रन मिल जाता है कि वो इस पूरे राजनीतिक विमर्श को, राजनीतिक चिंतन को क्या क्या काउंटर करना चाहते हैं या न्यूट्रल रहना चाहते हैं। ठीक है, ओके। घनश्याम तिवारी, इसी ऊहापोह की स्थिति में राजनीतिक तौर पर आप नुकसान खा जाते हैं घनश्याम तिवारी, क्योंकि अगर सॉफ्ट हिंदुत्व पर ज्यादा आगे गए तो मुश्किल है, उधर का वोट चला जाएगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं घनश्याम तिवारी, और इसीलिए बीजेपी जीतती है। बात नुकसान की नहीं है, बात यह है कि इस समय आपको कंबल की आवश्यकता है या छाता की? आस्था की छतरी आपको पहुंचा दे रहे हैं और आपसे आपका कंबल, यानी कि आपका जो रोजगार है, आपकी जो अर्थव्यवस्था है, आपकी जो महंगाई है, रहन सहन का तरीका है, आपका बच्चा जो स्कूल जाता है, आपके आसपास जो अमन चैन है, वो कंबल छीन रहे हैं। अब जनता को तय करना है कि इस जाड़े में जो कंबल छीन रहा है और आपको आस्था की छतरी दे रहा है, मतलब आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने जो कल ही हिंदू और हिंदुत्ववादी की बहस शुरू की, उन्होंने बीजेपी के पिच पर खेलकर गलत किया? घनश्याम तिवारी, देखिए बीजेपी की पिच क्या है? ये आस्था की छतरी बीजेपी की पिच है। बेरोजगारी बीजेपी की पिच क्यों नहीं है? इससे अमीर पार्टी तो कोई है नहीं। आज ये कुछ महीने पहले एक खबर छपी काशी से कि श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में 9वीं से 12वीं कक्षाएं बंद हो रही है क्योंकि फाइनेंशियल ट्रबल है। ये जितना पैसा इस इश्तिहार में लगा है, इससे तो ये विद्यालय चालू हो जाता। वाकई अगर काशी की का सम्मान, मतलब राहुल ने गलत किया ना, हिंदू और हिंदुत्ववादी पर कल जो बहस शुरू की, वो उनकी राजनीति है। मैं काशी के बारे में बता रहा हूं कि अगर वाकई ये काशी को में भगवान शिव की आराधना करते तो कोविड के समय में इनको झूठ क्यों कहना पड़ता कि केवल 227 लोगों की मृत्यु हुई, जब मणिकर्णिका घाट पर केवल एक हफ्ते में 1500 लाशें जली। 13 जो वहां के बाकी शवदाह हैं वहां पर लगभग 1500 लाशें जली। अच्छा घनश्याम तिवारी, ओके, जीएसटी, एक चीज और मैं चाह रहा हूं, जो अखिलेश यादव ने कहा आपके नेता ने, उसके बाद आ रहा हूं राकेश त्रिपाठी, संगीत रागी आ रहा हूं। मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा घनश्याम तिवारी एक बार आप भी दोहरा दीजिए ना जो आपके नेता कह रहे हैं, थोड़ा कह दीजिए कि हाँ हमने इसका कॉरिडोर का काम शुरू करवाया था और हमने ये बिल्डिंग्स एक्विजिशन सबसे पहले किया था, पैसा अप्रूव किया था, बीजेपी सिर्फ फीता काटने आ गई है। हमारे नेता कह रहे हैं कि 2012 से 17 तक हमने लैपटॉप भी बांटे, पेंशन भी दी महिलाओं को, हमने एक्सप्रेसवे भी बनाए, हमने मंदिरों को और उसके आसपास की व्यवस्था को सुदृढ़ भी किया, हमने समाज में अमन चैन किया, हमने लखनऊ में घाटों को भी सजाया और हर इस चीज को मैं सर्वांगीण विकास मानता हूं। ओके राकेश त्रिपाठी, ये अंगूठा छाप विकास किया आपने काशी में, आपने सर्वांगीय विकास नहीं किया। राकेश त्रिपाठी, अंगूठा छाप विकास। देखिए, जिसने कब्रिस्तान और शमशान में भेद कर दिया हो कि कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनाएंगे लेकिन शमशान के लिए 1 पैसा खर्च नहीं करेंगे, जिसने इतने तक में तुष्टीकरण किया हो, वो कैसे आज इस बात का दावा कर सकता है कि हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं? और इस बात को भी दावे के साथ कह नहीं पा रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी 2 कदम आगे 4 कदम पीछे के रणनीति। नहीं, अखिलेश यादव ने कहा है सबूत लेके आएंगे वो। ना अखिलेश ने कहा है सबूत के साथ ये बात करेंगे वो। ये सबूत तो पेश कर देंगे कि नील आर्मस्ट्रांग से पहले चंद्रमा पर कदम हमने ही लाल टोपी पहन करके साइकिल के साथ रखा था। ये सबूत ये पेश कर रहे थे कि गंगा में लाशें बही नहीं। मैं केवल जो लोग गंगा में बह रहे थे कि ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, इन्होंने किया नहीं है, ये बात तो अलग है। ये बता दें बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। देश देखना चाहता है, देश जानना चाहता है समाजवादी पार्टी की राय इस पर क्या है, कांग्रेस पार्टी की राय इस पर क्या है, ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है कि आपको कमजोर हिंदू साबित करे ताकि वो मजबूत हिंदू दिखाई दे। इस तरीके से मेरे माता पिता ने मेरा नाम घनश्याम रखा, भगवान कृष्ण का नाम है, इनका नाम राकेश रखा। अब मैं कहूं कि आपके माता पिता की श्रद्धा कमजोर थी इसलिए आपका नाम भगवान राम या कृष्ण के नाम पर नहीं था। इस तरह की खोखली राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मतलब भगवान विश्वनाथ बनना चाहिए, मुझसे बनना चाहिए कि नहीं। जहां काशी में हमारे पुरखे हैं, आज भी हमारे परिवार के लोगों का अंतिम संस्कार वहां होता है। ये पूछ रहे हैं, ये तो खोखली राजनीति है। आप ये बताइए बच्चों को लैपटॉप मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, स्कूल चलने की चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, बेरोजगारी हटनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बनने की क्या जरूरत है? ये जो अंधे जो नित्यहीन बच्चों का स्कूल है वो क्यों बंद होना चाहिए? आपको काशी में झूठ एक सेकंड राकेश त्रिपाठी, घनश्याम तिवारी कह रहे हैं पीएम सीएम क्यों बन रहे हैं चुनाव जिताने के लिए? देखिए संकट ये है ना कि अपने बाप को इन्होंने पार्टी से अध्यक्ष पद से हटाया था अखिलेश जी ने, इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि कैसे हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, कैसे मुख्यमंत्री अपने प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कल्चर तो औरंगजेब वाला है ना कि बाप के पेट पे पूरा भोग करके
कैसे सत्ता काबिज कर ली जाए। इसी एक आखिरी बात कहूंगा, के साथ चलते रहे ना, ये थोड़ी सी ओछी बात है, थोड़ी सी ओछी बात है। उसका जवाब मैं कहूंगा कि जो व्यक्ति चुनाव प्रचार में जा सकता है लेकिन अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जा सकता, वो अपने पिता का ज्यादा सम्मान कर रहा है। यही और आज जो पिता की सेवा कर रहा है वो अपने पिता का कम सम्मान कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी से ओछी मानसिकता। ओके, वन सेकंड, एक सेकंड। ओके, संगीत रागी पहले भी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद आ रहा हूं सुकेश, आशु आ रहा हूं। संगीत रागी, आप भी सहमत हैं क्या? ये भगवा पहन के सीएम और पीएम की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में तस्वीरें, गंगा में डुबकी लगाती हुई तस्वीरें, क्या बहुत सारे लोगों के सीने में छुरी चल रही है क्या, जैसा बीजेपी राकेश त्रिपाठी अभी इशारा कर रहे थे? देखिए राम भक्तों पर जिस पार्टी ने गोली चलाई हो, सरजू की पूरी धारा को लाल रक्त से रंजित कर दिया हो, उस पार्टी से यदि काशी विश्वनाथ के बारे में यदि आप बात करेंगे कि उसकी प्रशंसा करें, उनको डर है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान उनको वोट नहीं देगा। तो हम घनश्याम तिवारी के दर्द को समझते हैं। दूसरी बात, इस देश को राम भी चाहिए और रोटी भी चाहिए। ये जो बाइनरी में जो डिस्कोर्स चलता है, विचार मंथन चलता है, कह रहे राम मंदिर के ऊपर कहा जाता था हॉस्पिटल बना दीजिए, स्कूल बना दीजिए। अरे तो इस देश में ऐसी वक्फ जमीनें पड़ी हुई हैं, मस्जिदें पड़ी हुई हैं, उनको तोड़ करके मंदिर बनाने, वहां पर ऐसी करने की बात क्यों नहीं किसी ने किया? किसी की हिम्मत है जो इनमें बात करेगा? नहीं करेगा। एक बार और एक चीज और बताना चाहता हूँ। आशुतोष ने बहुत अच्छा कहा कि कबीर, बनारस कबीर से आया। कबीर के भजनों को रामानंदाचार्य के सारे लोग सुबह गाया करते हैं। दारा सिकोह की बात हम भी करते हैं और दारा सिकोह की हम भी प्रशंसा करते हैं, लेकिन क्या दारा सिकोह और कबीर भारत के मुसलमानों के प्रतिनिधित्व करते हैं? नहीं करते हैं आशुतोष। आप क्या पता? बौद्धिक प्रपंच और बौद्धिक छूट को कितना ढकना चाहेंगे? आशुतोष बोलिए, उसके बाद सुकेश आ रहा हूं। बोलिए आशुतोष। ये बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया और आपके चैनल पर इस्तेमाल हुआ है, और लिहाजा मैं तो आपसे कहूंगा कि ऐसे शख्स को आप लोगों को अपने चैनल पर नहीं बुलाना चाहिए जो हिंदुस्तान के एक पूरी कम्युनिटी, एक धर्म विशेष कम्युनिटी के खिलाफ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है। दूसरी बात, इन लोगों को समझ में आना चाहिए, इन लोगों को समझ में आना चाहिए कि इस देश के अंदर रसखान भी थे जिन्होंने कहा है मानुष हो तो वही रसखान बसो बस ग्राम गोकुल गांव के ग्राम। रसखान इतनी बड़ी बात कही कि अगर आप मथुरा में हैं तभी आप इंसान, मानुष हो तो वही रसखान बसो बस गोकुल गांव के धाम। और ये क्या ये अलग बात करते हैं? ये आरएसएस के लोग हैं, ये आरएसएस के लोग हैं, इनको जिंदगी भर सिर्फ जहर सिर्फ सिखाई गई है। आरएसएस के लोगों को सिर्फ जहर फैलाना आता है, कुछ नहीं आता इनको। इनके खिलाफ कायदे से एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ही शुड बी अरेस्टेड। ओके, राकेश त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आ रहा हूं सुकेश। राकेश त्रिपाठी बोलिए। संगीत रागी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, ही शुड बी अरेस्टेड। जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, समाज के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ओके, राकेश त्रिपाठी बुलाना नहीं चाहिए। राकेश त्रिपाठी, क्या आप इस ऐतिहासिक तथ्य को नकार रहे हैं क्या कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ने का काम किया है? क्या आप इस तथ्य को नकारने का काम कर रहे हैं कि महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण करने का काम किया था? क्या आप नहीं चाहते हैं कि काशी विश्वनाथ का मंदिर दिव्य और भव्य होना चाहिए? क्या आप नहीं चाहते हैं कि महात्मा गांधी ने जब बनारस आए थे और उन्होंने इस बात पर आलोचना की थी कि आज मंदिर का जो स्वरूप है, ये स्वरूप अच्छा नहीं लग रहा है देख करके, इसको दिव्य भव्य होना चाहिए? क्या आप महात्मा गांधी की मंशा के साथ नहीं है? क्या आप भारत के जो स्वाभिमान के प्रतीक मंदिर है, क्या उन मंदिरों की दिव्यता और भव्यता से आक्रोशित हो जाते हैं? क्या आपके मन में पीड़ा आ जाती है? क्यों आपको इस बात से पीड़ा होती है? और जो आप जिन मान सिंह की बात कर रहे थे, इन जयचंदों से ही खतरा है, इन मुगलों से जितना खतरा रहा है ना, इन अंग्रेजों से जितना खतरा रहा है ना, उतना ही खतरा इन जयचंदों से रहा है। और ये जयचंद ओके, क्विक रिस्पांस घनश्याम तिवारी, क्लोजिंग कमेंट सुकेश। देखिए, मुझे लगता है किसी बहस में एक समय पे कंसेंसस होना चाहिए। तो आपकी बहस में मैं एक स्तर पर राकेश त्रिपाठी से सहमत हूं। आपका जो भी दर्शक चाहता है कि आपकी सरकारें इतिहास से लड़ती रहें और इतिहास के आधार पर आपके अंदर गुस्सा और नफरत पैदा करती रहें, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। आपका जो भी दर्शक चाहता है कि सरकारों का काम है कि वर्तमान को मजबूत करें, भविष्य को बुलंद करें, चाहे वो युवाओं के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से,
रोजगार के माध्यम से, आपसी अमन चैन के माध्यम से, तो आपको इस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। ओके, ऑल राइट, क्लोजिंग कमेंट सुकेश आपके पास आ रहा हूं। मिला देना चाहते हैं सुकेश, इसका मतलब जैसा आप पहले कह रहे थे, बीजेपी अपनी पिच पर, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे अयोध्या हो, मथुरा हो, इन सब पर खेलेगी चुनाव में सुकेश, और यही होगा, इसी तरह की डिबेट चुनाव में चलेगी, प्रचार में। नहीं, मैंने कहा ना कि ये अनअपोलोजेटिक है इस बारे में। हाँ, उन्हें कोई द्वंद्व नहीं है, वो द्वंद्व में नहीं है। हाँ, द्वंद्व में कौन लोग हैं, उनको उस द्वंद्व से बाहर निकलना पड़ेगा। और आप देखिए, हाल का चुनाव है, 2020 में बिहार का चुनाव था, उसमें मुद्दे क्या बनाए गए, बहुत भटकाने की कोशिश हुई। भले वो तेजस्वी चुनाव हार गए हों, लेकिन वो बेरोजगारी से नहीं डिगे, वो शिक्षा के स्तर से नहीं डिगे, वो स्वास्थ्य के स्तर से नहीं डिगे, वो कोरोना में जो लापरवाही हुई थी उससे नहीं डिगे। नहीं, लेकिन यूपी बिहार अलग है ना सुकेश। यूपी में धर्म के बिना कोई चुनाव जीता नहीं जा सकता, ये हमारा दशकों का एक्सपीरियंस है। नहीं, देखिए, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स अगर सत्तारूढ़ पार्टी दूसरी दिशा में ले जाना चाहती है, तो विपक्ष की ये जिम्मेदारी बनेगी कि वो आम जनता को अपने साथ जोड़कर उस विमर्श को, उस डिस्कोर्स को उस लेवल पे आए कि बातचीत महंगाई पे होनी चाहिए, बातचीत कोरोना के मिसमैनेजमेंट पे होनी चाहिए, बातचीत अशिक्षा पे होनी चाहिए, बातचीत जो हाल फिलहाल में जो इंडेक्स आया है जिसमें दूसरा सबसे गरीब राज्य अभी भी उत्तर प्रदेश है, क्या विपक्ष इसको इस स्तर पे लाने में कामयाब रहा है? और ये हाल में, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ बिहार का, कि हाल में ये देखा गया और बहुत कटथ्रोट कंपटीशन हुआ, बहुत तगड़ी टक्कर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार डुओ को एक तेजस्वी जैसे कम एक्सपीरियंस, लेस एक्सपीरियंस्ड नेता ने दी और उनको उनके टर्फ पे चैलेंज करके दिखाया। तो ऐसा नहीं है कि मुद्दे सकारात्मक नहीं हो सकते, पॉजिटिव मुद्दों पे चुनाव नहीं हो सकता। कि विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि किसी तरीके से आप खींच के लाए, नहीं तो यही डिस्कोर्स बनेगा और आप बीजेपी के पिच पे खेलेंगे जहां आप मजबूत नहीं। ओके, ऑल राइट, ओके, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। घनश्याम तिवारी, राकेश त्रिपाठी, आशुतोष, संगीत रागी, सुकेश आपका भी, राजीव रंजन भी थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो जैसा मैंने कहा, आज सवाल हमने इसीलिए रखा था, यूपी के धर्म युद्ध में कौन आगे है। हालांकि ये धर्म युद्ध चुनाव से कई महीने पहले ही शुरू हो गया है, आगे निकलने की होड़ भी लगी हुई है। देखते हैं ये रेस आखिरकार कौन जीतता है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।